हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बच्चों इस ब्यूटीफुल लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक जो हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हैं एक्सरसाइज 9.1 की। ठीक है, इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आएगा इसमें अलग अलग एंगल्स का, तो वो भी आपको समझना है। इससे पहले के क्वेश्चन जो भी हैं मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है हमारी ये। ठीक है, ये कितने मीटर की बिल्डिंग है? 30 मीटर की। और इससे कुछ दूरी पे हमारा एक लड़का खड़ा है जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है, जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है। इसको बहुत ध्यान देना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से, इस पॉइंट को भी ध्यान देना, उसकी आंखों से जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री है। अब क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे चलता है। क्या बोल रहा है? एंगल 30 से 60 हो जाता है जैसे ही वो आगे चलता है बिल्डिंग की तरफ। तो जैसे ही वो बच्चा मेरा आगे चलेगा बिल्डिंग की तरफ तो 30 से एंगल ऑफ एलिवेशन शिफ्ट होके 60 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे ये बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने चला बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, तो मेरे बच्चे ये पूरी हाइट है बिल्डिंग की जो कि 30 मीटर है, और ये जो लड़का है खुद 1.5 मीटर का है। और अगर आप थोड़ा सा बेसिक सेंस लगाओ तो इसकी आंखों से ही तो ये ऊपर देख रहा है, तो एक्चुअल हाइट तो मेरी यहीं से कैलकुलेट होगी मेरे लाल बिल्डिंग की, या कि यहाँ से कैलकुलेट होगी? नीचे से थोड़ी कैलकुलेट होगी, ऊपर से कैलकुलेट होगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? आंखों से ही कैलकुलेट होगी उसकी जो हाइट है हमारी बिल्डिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? जो हमारी एक्चुअल हाइट है। क्या लिखूँगा मैं? जो मेरी एक्चुअल हाइट है। तो एक्चुअल हाइट जो रहेगी मेरी बिल्डिंग की, वो मेरी क्या रहेगी? वो मेरी ए बी रहेगी। क्या रहेगी? ए बी। और ए बी है क्या? ए बी है ए डी माइनस बी डी। ए डी माइनस बी डी। और ए डी क्या है मेरे पास? 30 मीटर। और बी डी मेरे पास कितना है? 1.5 मीटर। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे? बी डी हमारा 1.5 कैसे हो गया? अभी तो आपने बोला कि लड़के की हाइट 1.5 है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये बताओ कि अगर ये 1.5 मीटर होगा और ये पूरा एक मेरा रेक्टेंगल जैसा शेप नहीं दिख रहा तुमको, है ना? तो जिस रेक्टेंगल की एक बात खास होती है मेरे लाल कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। तो ये अगर 1.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.5। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बी डी को 1.5 लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 28.5 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक है, अब मैं कुछ ट्राइंगल्स तुम्हें इसी फिगर में दिखाने जा रहा हूँ, उनको थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल है ए बी सी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा जो मेरे पास ट्राइंगल है वो दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए बी, और यहाँ पर अगर मैं कुछ इसको नाम दे दूँ एफ। ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ए बी और एफ। कोई इसमें दिक्कत है क्या? पहले गौर से देखो, दो ट्राइंगल ए बी सी, परफेक्ट। दूसरा ट्राइंगल ए बी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से ही मैं अपने पूरे सवाल को सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं अपना पहला ट्राइंगल लेता हूँ, और वो पहला ट्राइंगल क्या होगा मेरा? इन ट्राइंगल ए बी एफ, मेरे ए बी एफ वाले ट्राइंगल में, ए बी एफ वाला अगर आप ट्राइंगल देखो तो मेरा यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा? रेशियो मेरा बनेगा ए बी अपॉन में बी एफ। ये मेरा बराबर हो जाएगा tan 60 के। इसके बराबर हो जाएगा tan 60 के। और tan 60 की वैल्यू आपको पता होती है कि जो होती है √3। ए बी की वैल्यू मेरे पास है 28.5। तो यहाँ से मैं बी एफ को कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ से अगर हम बी एफ को कैलकुलेट करें तो बी एफ मेरे पास आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बी एफ का। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला ट्राइंगल लूँगा जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में क्या बोलूँगा? ए बी अपॉन में बी सी। ये मेरा बराबर हो जाएगा tan 30 के। ए बी मेरे पास कितना है? 28.5। और बी सी मेरे पास क्या है? मुझे नहीं पता। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ से अगर मैं बी सी को निकालूंगा
तो मेरे पास BC कितना हो जाएगा 28.5 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास BC भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना आगे चलता हूँ और आगे मेरे को जो चीज़ें हैं उसको फाइंड करना है। देखो आगे मुझे फाइंड करना है कि असल में इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला था, यानी कि ये जो FC है वो क्या था। तो इस FC को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, जो बॉय ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, वो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल में FC। और वो FC कैसे निकलेगा, वो FC निकलेगा BC माइनस BF करके। ठीक है, तो BC मेरे पास कितना है 28.5 रूट 3 माइनस BF कितना है 28.5 अपॉन में रूट 3। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा अपना 1 और यहाँ पर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस रेशियो को सॉल्व करो तो नीचे आ जाएगा रूट 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 3 और रूट 3 दोनों हमारे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और 28.5 को हम रूट 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम 28.5 को अपने रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 85.5 का, और इसको माइनस कर देंगे 28.5 से। अगर हम इसका एक्चुअल आंसर लगभग देखते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है 19 रूट 3 मीटर। अगर आप इसको वैसे नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको क्या करना होगा, जो दूसरा तरीका होता है, ऐसे भी आंसर ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आपका दूसरा तरीका होता है उसमें क्या होगा कि यहाँ से आपको 28.5 बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका वही सिमिलर आंसर आएगा। चलिए अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो ये BC को मान लो कि 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब क्या है, इस 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये चीज़ है ये हमारा एक ट्रांसमिशन टावर है, और जो ये वाली चीज़ है BC ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से जो उस ट्रांसमीटर टावर के बॉटम का है, अगर ऐसे करके ट्रांसमीटर टावर लगाए तो उसका बॉटम ये होगा और टॉप ये होगा। तो कह रहा है कि जो बॉटम है उस बॉटम पे जो हमारा एंगल है एलिवेशन का वो 45 डिग्री है, और वहीं से ही इसी पॉइंट से ही जो उसके टावर के टॉप का एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। तो अब हमें ये पूछा है कि इस पूरे टावर की हाइट बताओ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ये बड़ा वाला ACD, ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो ये छोटा वाला ट्राइंगल है जिसको हम बोलेंगे BCD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को यूज़ करके मैं इस टावर की, ये जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है, इसकी मैं हाइट निकालूंगा। अब एक एक करके देखना मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन ट्राइंगल BCD, जो मेरा BCD ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा BC है वो परपेंडिकुलर है, और जो मेरा CD है वो मेरा बेस है, और ये जो बराबर है ये tan 45 के बराबर है। किसके बराबर है? tan 45 डिग्री के। और tan 45 मुझे पता होता है कि जो tan 45 है, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा CD। ठीक है, तो जो tan 45 है उसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है। तो मुझे यहाँ से ये पता चल चुका है कि जो मेरे पास BC है वो CD के बराबर है। किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो BC मेरे बच्चों यहाँ पे क्या था? 20 था। BC मेरे पास 20 था, तो मेरे पास CD भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हैंस मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास जो CD है वो भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, जिसको मैं अगले स्टेप में यूज़ करूँगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ACD। अब ACD वाले ट्राइंगल में मैं ये बोलूँगा कि AC अपॉन में CD ये मेरा बराबर है tan 60 के। tan 60 का क्यों बराबर है? क्योंकि इस बार मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो मेरा ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, क्योंकि यही तो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये बड़ा ट्राइंगल और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो इसको मैं इस टाइम लूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको लेता हूँ तो ये हो गया AC, और मेरे पास जो CD है उसकी वैल्यू मेरे पास पहले से ही 20 है, तो tan 60 कितना हो गया √3, तो AC कितना हो गया मेरे पास 20√3, AC की वैल्यू मेरे पास आ गई 20√3 मीटर, ठीक है। अब मेरे पास AC की वैल्यू आ गई और पहले से मेरे पास BC की वैल्यू है। अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, तो अगर मुझे इस टावर की, इस ट्रांसमिशन टावर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इस AC में से इस BC को अगर माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी कि ये X नहीं आ जाएगा या AB नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल। तो मैं यही करता हूँ अगले स्टेप में, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको AB की वैल्यू निकालनी है तो आप ये कर दो कि आप AC में से BC को माइनस कर दो। तो AC मेरे पास कितना है? AC मेरे पास 20√3 है, इसमें से मैं BC 20 को माइनस कर दूंगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो 20 में बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, और अंदर बच जाएगा मेरे पास √3 - 1। तो जो मेरा AB है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, विच इज़ हाइट ऑफ टावर। ये क्या हो गई? हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अगर आप ध्यान से देखो ये पेडेस्टल वर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे पेडेस्टल वर्ड का मतलब है कि कोई भी स्टैचू जब खड़ा होता है, जैसे मान लो ये एक जगह है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है ऐसे करके, तो जो ये चीज़ होगी ना, ये पेडेस्टल होगी। क्या होगी? ये पेडेस्टल होगी, ठीक है। इस चीज़ को समझो कि ये क्या है? पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू खड़ा है। अब ये यही बोल रहा है कि अ 1.6 मीटर टॉल स्टैचू स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये BC एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू यहाँ पर खड़ा हुआ है जो कि AB है। क्या है? AB। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के टॉप से उस ऊपर का जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे स्टैचू का, टॉप का, वो 60 डिग्री है, ठीक है, ये चीज़। और जो उसके बॉटम का है वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। यानी कि पेडेस्टल का टॉप ही तो स्टैचू का बॉटम होगा। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? जो पेडेस्टल का टॉप है वही तो स्टैचू का बॉटम है मेरे लाल, ठीक है। तो यही होगा हमारा एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मेरे को वही काम करना है कि मेरे को यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने हैं। पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा और उसके बाद मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लूँगा, ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल से ही अपना आंसर निकालूंगा। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल BCD वाले ट्राइंगल में मैं बोलूँगा BC अपॉन में CD बराबर हो जाएगा tan 45 के। जो पीछे किया था वही चीज़ यहाँ पे वापस आ रही है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और BC अपॉन CD में यहाँ पे करूँगा, तो BC मेरे पास कितना आ जाएगा? CD के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? CD के बराबर। इस चीज़ को हम फिलहाल के लिए यही छोड़ते हैं और इसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्या हो गई है? इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैं बड़े वाले अपने ट्राइंगल को देखता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ACD वाले ट्राइंगल में मैं ये करता हूँ कि AC अपॉन में CD, ये जो है हमारा, ये बराबर है मेरे tan 60 के, ठीक है। किसके बराबर है? tan 60 के। और tan 60 क्या है? इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ओके। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो मैं क्या करूँगा, इस AC को, ये AC मेरे बच्चों असल में क्या है? ये AC AB प्लस BC का सम ही तो है, ये पूरा AC है कि नहीं है? तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि AC जो है वो मेरा AB प्लस BC है। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? और अपॉन में CD है। कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ है मेरे पास। तो अब मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ? tan 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3। कितनी होती है मेरे पास? √3, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास
अपने स्टैचू की जो हाइट है, यानी कि ये 1.6 है, कितनी है 1.6 मीटर, जो ये स्टैचू है 1.6 मीटर का है। तो ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 1.6 मीटर रख सकता हूँ और बी सी को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए। और जो ये सी डी है इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा √3 सी डी। ये क्या हो जाएगा मेरा √3 सी डी। अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखो तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि बी सी सी डी के बराबर है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये बोल सकता हूँ कि 1.6 प्लस बी सी, ये तो ठीक है एज इट इज़ उतार रहा हूँ, ये बराबर हो जाएगा √3 बी सी। ये जो सी डी है इसको मैं बी सी तो लिख सकता हूँ पहली वाली इक्वेशन से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा सी डी हो जाएगा बी सी, ठीक है, ये यहाँ पर बी सी हो जाएगा इक्वेशन 1 की हेल्प से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी सी को उधर ले आके माइनस कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इक्वेशन को रिवर्स कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3bc माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। और यहाँ से अब मैं अगले स्टेप में जो कर रहा हूँ उसको ध्यान देना, ये बी सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा √3 माइनस 1 और ये बराबर हो जाएगा 1.6 के। तो मेरे पास बी सी निकल के आ जाएगा 1.6 अपॉन में 1 माइनस √3, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे इसको यहाँ पर रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो मैं रैशनलाइज कैसे करूँगा, रैशनलाइज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसी वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ऊपर 1 प्लस √3 से और नीचे भी 1 प्लस √3 से। जब रैशनलाइज करते हैं हम चीज़ों को तो अब हम बी सी का आंसर लिखते हैं, तो देखो 1.6 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, 1 प्लस √3 इसको यहीं पे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो नहीं पाएगा। ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। मेरे बच्चों क्या है ये a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो a माइनस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी होता है वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर √3 का मैं स्क्वायर करूँगा यहाँ पे तो √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो मेरे पास 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पर सीधा 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 1 लिख दें या फिर हम 3 माइनस 1 लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा तो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 1 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो बी सी की मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 0.81 प्लस √3 ब्रैकेट बंद मीटर। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हमें बी सी की हाइट निकालनी थी जो कि हमारा पेडेस्टल है, क्या है पेडेस्टल है, तो उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी थी, जो हाइट हमारी आ चुकी है विच इज़ हमारी 0.8 ब्रैकेट 1.1 प्लस √3 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि ये एक टावर है सी डी, इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप का इस टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री, ठीक है जी। और बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के बेस से कितना है 60 डिग्री। इस टावर के टॉप का इस बिल्डिंग के बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। दोबारा मैं दोहराता हूँ, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एक हमारा टावर है, इसके बेस से ये 30 डिग्री का एंगल इसका एलिवेशन का, इस बिल्डिंग के एलिवेशन का, और इस बिल्डिंग के बेस से ये 60 डिग्री जो एंगल है वो इस टावर के एलिवेशन का, इसके टॉप का, ठीक है। अब कह रहा है यदि टावर आपका 50 मीटर का है तो बोल रहा है कि हाइट बताओ बिल्डिंग की कितनी होगी। क्या बताना है, हाइट बतानी है। चलिए शुरू करते हैं।
अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी मेरे को सेम यही करना है कि मेरे को 2 ट्राइंगल लेने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल सी डी बी वाले ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सी डी अपॉन में बी डी, ठीक है। और सी डी को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये है 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। ये बराबर है मेरे 1060 के, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 1060 है, ठीक है। सी डी कितना है मेरे पास, 50। बी डी मुझे नहीं पता, बी डी मुझे कैलकुलेट करना है। 1060 की वैल्यू √3, तो बी डी कितना हो गया, बी डी हो गया मेरे पास 50 अपॉन में √3 मीटर, ठीक है। बी डी कितना हो गया मेरे पास, 50 अपॉन में √3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी डी वाले ट्राइंगल में मुझे अब ए बी की ही हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी अपॉन में बी डी, ये मेरा बराबर हो जाएगा 1030 के, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 1030। ए बी मुझे निकालना है, जो कैलकुलेट करना है। बी डी मेरे पास है 50 अपॉन में √3, और जो हमारा 1030 होता है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, ठीक है। अब जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, कई बच्चों का बेसिक उतना मजबूत नहीं है, तो मैं हर एक चीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ। देखो, होता ये है हमेशा, कभी भी अगर हमारा रेशियो है जैसे ए अपॉन बी, इसके अपॉन में भी सी अपॉन डी है, तो होता ये है इस रेशियो में कि ए बाय बी इंटू में सी बाय डी आ जाता है। क्या आ जाता है, ए बाय बी इंटू में सी बाय डी। यानी कि अगर कोई भी रेशियो है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर कोई रेशियो ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी है, इस तरीके से ए बी सी डी कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो हो जाता है ए अपॉन बी, और ये जो सी डी है ये ऊपर आके उल्टा हो जाता है डी बाई सी, ठीक है। तो यही सेम मैं चीज़ यहाँ करूँगा कि ये 50 अपॉन में √3 है, तो ये √3 मेरा उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे 50 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, √3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3 ए बी, ठीक है, और ये 50 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50 √3, ठीक है। और जो ए बी है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और √3 का √3 से आएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ए बी 50 अपॉन में 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ चुकी है। तो ये हमारी क्या आ गई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है बच्चों, ये हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ चुकी है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 2 पोल हैं इक्वल हाइट के। इस चीज़ का ध्यान रखना क्वेश्चन के एंड तक, ठीक है। कह रहा है 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं रोड की एक साइड में, जैसे ये रोड जा रहा है, ठीक है। तो एक पोल इधर खड़ा है और एक पोल हमारा इधर खड़ा है, ठीक है। ये रोड के इधर एक पोल, इधर एक पोल, दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 80 मीटर चौड़ा रोड है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया है कि जो रोड है मेरा 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है भैया। और एक पोल यहाँ खड़ा हुआ है और एक पोल यहाँ खड़ा हुआ है, और दोनों सेम हाइट के, ये भी x तो ये भी x, ठीक। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है जी। कह रहा है हाइट बतानी है पोल की और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, और इस पॉइंट से इधर का डिस्टेंस कितना है और इसी पॉइंट से इधर का डिस्टेंस कितना है, यानी कि x और 80 - x मुझे कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ मुझे ये वाली पोल्स की हाइट भी कैलकुलेट करनी है। जैसे ये y है तो ये भी y है, दोनों y क्यों है, क्योंकि सेम पोल है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दोनों की बिल्डिंग की हाइट निकालो और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है BE और ED कैलकुलेट करो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगेन ट्राइंगल लूँगा अपने, कि भाई मेरे को तो पता है कि ट्राइंगल लेना है, बिना ट्राइंगल लिए लाला नहीं होगा। तो देखो, इन ट्राइंगल ABE वाले ट्राइंगल में मैं बोलूँगा कि जो AB है अपॉन में BE है, सिंपल रेशियो बनाने का, खुश रहने का। ये 1060 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो AB अपॉन में
80 माइनस एक्स ये बराबर होगा tan 60। तो tan 60 कितना है, √3। कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए बी है वो मेरा बराबर है 80 माइनस एक्स इंटू में √3। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा, अभी इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको मैं भी साइड में रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे ट्रायंगल पे चलता हूँ। तो दूसरे ट्रायंगल पे अगर हम चलें तो इन ट्रायंगल सी डी वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से। तो इसमें मैं बोलूँगा कि भैया सी डी अपॉन में ई डी ये मेरा बराबर है किसके, tan 30 के। ठीक है सर, तो सी डी को मैं सी डी लिखूँगा क्योंकि वैल्यू नहीं पता, और ई डी को मैं लिखूँगा x क्योंकि x माना है, और इसको लिखूँगा 1/√3। ठीक है, तो जब मैं इतना करूँगा तो मेरे पास यहाँ से सी डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x/√3। ठीक है, तो ये मेरी आ गई सी डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्योंकि पहले ही सवाल में बोल रखा है, पहले सवाल में उसने क्या बोल रखा है कि जो दोनों हैं, जो 2 पोल्स हैं, क्या है, 2 पोल्स हैं, दोनों पोल्स हैं, उनकी इक्वल हाइट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस ए बी को इसके सी डी के बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ सर, बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, तो बस दोनों को बराबर रखना है मेरे लाल, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, है ना। तो जब हम दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो अब हम बराबर रखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो एक एक चीज़। तो यहाँ पर हम जब ए बी और सी डी को बराबर रख देंगे, तो मैं करता हूँ इनको बराबर। तो ए बी क्या है, ए बी है मेरे पास 80 माइनस x/√3, और ये हो जाएगा x/√3। ठीक है, तो ये √3 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ कि x को इधर ले ले रहा हूँ, अपॉन में √3 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बस हेर फेर कर रहा हूँ मैं। इसको √3 को इधर कर दे रहा हूँ 80 माइनस एक्स, ताकि हम लोग तो राइट हैंडी है ना, लेफ्ट हैंडी तो है नहीं है। तो यार बुरा मत मानना, कोई लेफ्ट हैंडी बच्चा होगा तो ऐसा, ठीक है, बट मैं राइट हैंडी हूँ, तो मतलब मेरे हिसाब से राइट टू लेफ्ट अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। तो x क्या हो जाएगा मेरे लिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और x क्या हो जाएगा 3 को 80 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हो जाएगा 240 माइनस 3x। ठीक है, अब ये 3x है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 240। तो x कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, और 60 के हाथी घोड़ा रथ क्या 60 मीटर मेरे लाल। ठीक है, 60 किलो थोड़ी होगा ना, किलो की तो बात ही नहीं हो रही है, 60 मीटर कितना आ गया 60 मीटर। अब मैं क्या निकालूंगा कि मुझे देखो 60 मीटर पता चल चुका है। अगर जब 60 मीटर पता चल चुका है तो मुझे मेरे लाल बी ई भी पता चल चुका है, क्योंकि बी ई क्या था 80 माइनस एक्स, तो एक्स तो मेरे को पता है ना मेरे भाई, तो 80 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो बी ई कितना हो गया 20 मीटर। अब मुझे अपने पोल की हाइट निकालनी है, तो पोल की हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सी डी को ले लूँगा। तो सी डी ही तो हमारा, देखो सी डी बराबर तो ए बी के ही, अगर सी डी आ गया तो ए बी भी आ गया, तो सी डी कितना भैया x/√3। ठीक है, और x 60 आया है, तो 60/√3 मीटर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी पोल्स की हाइट। तो मुझे दो चीज़ें पूछी थी, एक चीज़ तो ये पूछी थी और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये पूछी थी, तो दोनों मेरे पास निकल चुकी हैं। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं इनको मिटाऊंगा नहीं, खैर है ना, तुम समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे, क्योंकि मिटाऊंगा तो फिर थोड़ा फिगर में एनालाइज करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेरे पास दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं कि मेरे पास जो है, मेरे पास बी ई भी आ चुका है, ठीक है, जो कि 20 है, और मेरे पास x भी आ चुका है जो कि मेरा था ई डी। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये ई डी है। तो जो ई डी है वो आ चुका है 60, कितना आ चुका है 60 मीटर। ठीक है, ये मेरा 60 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि 11वां क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल,
एक कैनाल है, मतलब यहाँ से एक हमारी नदी जा रही है, उसके बैंक पे यहाँ पे एक टीवी टावर हमारा खड़ा हुआ है। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ से अपोजिट साइड से जो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, अब ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यानी कि यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसी टॉप से अब 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। अब क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि मुझे सी बी भी निकालना है और हाइट ऑफ टावर भी निकालनी है। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने दो ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा। एक मेरा ये छोटा वाला ट्राइंगल, वही जो चीज़ मैं पहले अप्लाई कर रहा था, और एक ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों को मैं अप्लाई करूँगा और अपनी चीज़ों को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा पहला वाला ट्राइंगल है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरा पहला ट्राइंगल है वो हमें क्या कहता है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल के रूप में मैं यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी वाले ट्राइंगल में क्या होता है, ए बी अपॉन में बी डी, ये मेरा बराबर हो जाएगा किसके, ये मेरा बराबर हो जाएगा tan 30 के। किसके बराबर हो जाएगा? tan 30 डिग्री के। ठीक है, अब मुझे ए बी के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ए बी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ए बी को लिख दूँगा ए बी। ठीक है, और बी डी को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो बी डी किससे मिलके बन रहा है, बी डी, ये पूरा बी डी है, देखो यहाँ पे ये पूरा बी डी है। ठीक है, तो बी डी किससे मिलके बन रहा है, 20 प्लस बी सी, इन दोनों चीज़ों से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो बी डी दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई बी डी मिलके बन रहा है सी डी प्लस में बी सी, दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। और tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/में √3। ठीक है, तो ए बी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सी डी या डी सी की वैल्यू मेरे पास 20 है, कितनी है, 20, प्लस बी सी की मुझे वैल्यू नहीं पता, तो बी सी को मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ और इसको मैं 1/में √3 बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहीं छोड़ता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल दूँ तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी के लिए ए बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 20 प्लस बी सी अपॉन में √3। ठीक है, 20 प्लस बी सी अपॉन में √3। ठीक है, ये हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा वाला ट्राइंगल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी वाले ट्राइंगल में मेरे पास क्या होगा, ए बी सी वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं फिगर दिख नहीं रही होगी आपको, ये यहाँ पर ए है, ये चीज़ क्या है मेरे यहाँ पे, ये ए है मेरे बच्चों। ठीक है, ये ए है। तो ए बी सी वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूँगा तो मैं फिर बोलूँगा कि भाई ए बी अपॉन में बी सी, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा tan 60 के। किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 के। ठीक है, तो ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मुझे नहीं पता, तो ए बी को ए बी रहने देंगे। बी सी मेरे पास कितना है, बी सी को भी नहीं पता, तो बी सी को बी सी ही रहने देंगे और इसको बराबर कर देंगे √3 के। ये बराबर हो जाएगा √3 के। तो ए बी मेरे पास निकल के कितना आ जाएगा, ए बी मेरे पास निकल के आ जाएगा बी सी √3, ये मेरी आ जाएगी ए बी की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों इक्वेशन से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू है। तो दोनों ए बी की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 20 प्लस बी सी अपॉन में √3, इसको बराबर कर दे रहा हूँ बी सी √3 के। ठीक है, किसके बराबर कर दे रहा हूँ, बी सी √3 के। और हम यहाँ से चीज़ें कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बी सी है, यहाँ पर √3 है। ठीक है, √3 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3BC, क्योंकि √3 और √3 3 होता है। ये बराबर हो जाएगा 20 प्लस BC के। ठीक है,
बी सी इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2BC और ये हो जाएगा 20। तो बी सी मेरे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो बी सी मेरे पास कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। तो मुझे ये बोल रहा था कि हाइट ऑफ टावर बताओ और विड्थ बताओ पूरे कैनाल की। तो जो कैनाल है उसकी पूरी विड्थ मुझे यहाँ पर बताओ। तो भाई विड्थ क्या हो गई कैनाल की, बी सी ही तो हमारा कैनाल की विड्थ थी जो मैंने यहाँ पे एक्स मानी थी। तो विड्थ ऑफ कैनाल मेरे पास क्या हो गई, विड्थ ऑफ कैनाल, जो कैनाल की विड्थ है वो मेरे पास हो गई 10 मीटर। कितनी हो गई 10 मीटर। ठीक है, अब मुझे बतानी है अपनी हाइट ऑफ टावर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट ऑफ टावर ए बी ही तो है। तो ए बी की यहाँ पर अगर आप इक्वेशन 2 से बोले तो ए बी क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू 10 है तो ए बी बी सी की जगह क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड से मैंने उठाया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ठीक है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कि ये एक बिल्डिंग है ए बी, इसके टॉप से जो ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। और कह रहा है यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट इज़ 45। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन करो हाइट ऑफ टावर, यानी कि जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है ई डी प्लस डी सी, यानी कि ये पूरी हाइट मुझे डिटरमाइन करो। ठीक है, जो इससे और इससे मिलके बन रही है। ठीक है, तो एक एक चीज़ें मैं आपको थोड़ी बताता हूँ, उसको थोड़ा सा गौर करना कि अगर यहाँ पर ये जो है हमारा ये 7 मीटर हाइट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 मीटर है। तो अगर ये हमारा एक तरीके का स्क्वायर ही तो बन रहा है शेप। ठीक है, तो अगर ये 7 मीटर हो जाएगी तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये 7 मीटर है तो हमारे पास ये भी क्या है, ये भी 7 मीटर है कि नहीं है, ये भी 7 मीटर है। ठीक, अब जब दोनों हमारी क्या हो गई 7 मीटर, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा ई डी को, क्योंकि अगर मेरे पास ई डी आ गया ना यहाँ से, अगर मेरे पास ये ई डी निकल के आ गया तो मैं ई डी प्लस डी सी करके ई सी निकाल सकता हूँ, यानी कि ई सी निकाल सकता हूँ ई डी प्लस डी सी करके, है ना। तो यहाँ से मेरा ई सी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ करेंगे कि आप इस चीज़ पे गौर करना कि अगर ये 45 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर एक z बन रहा है, देखो कभी भी एक z बने कहीं पे, तो आँख बंद करके मेरे बच्चों ये बोल देना कि अगर ये 45 है ना तो भैया ये वाला ही 45 डिग्री होगा। क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक z बन रहा है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल दूंगा कि मैं ये 45 डिग्री है। कितना है ये 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले ट्राइंगल में जो है इन ट्राइंगल ए बी सी वाला ट्राइंगल में ए बी अपॉन में बी सी, ये हमारा बराबर हो जाएगा tan 45 जो ये है ये बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री के। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी मुझे पता है 7 है और बी सी इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के। तो ए बी बराबर बी सी, यानी कि बी सी भी कितना हो गया 7। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। दूसरे वाले ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से देखना कि दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ई डी सी। ई डी सी वाले ट्राइंगल में मैं बोलूँगा कि भाई ई डी अपॉन में ए डी,
ये मेरे पास बराबर है ED C नहीं है, ED A है। क्या है? ED A। तो ED अपॉन में AD, और ये बराबर है tan 60 के। तो ED तो मुझे नहीं पता, ठीक है। AD AD तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो AD कैसे पता लगेगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये एक स्क्वायर है बच्चों। ये तुम लोग अगर देख रहे हो तो ये एक स्क्वायर है। तो जब ये एक स्क्वायर है तो ये तो मेरे पास आ चुकी है ना 7। तो ये 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7 होगी। सीधी सी बात है। तो ED कितनी हो जाएगी मेरे पास? 7 मीटर। तो ये हो जाएगी 7। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ED कितना हो गया? ED मेरे पास हो गया 7√3 मीटर। कितना हो गया? 7√3 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी एक्चुअल हाइट थोड़ी आई है, ये एक्चुअल हाइट क्या असल में होगी? एक्चुअल हाइट यानी कि जो हाइट होगी टावर की, वो हाइट है टावर की EC, वो होगी ED प्लस DC। क्या होगी? ED प्लस DC। तो ED कितना है मेरे पास? 7√3 प्लस DC कितना है मेरे पास? 7। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा √3 प्लस 1। तो ये हमारी हो गई वैल्यू किसकी? हाइट ऑफ टावर की। देखो जी, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक हमारा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। जैसे ये जो है हमारा ये लाइट हाउस है और ये 75 मीटर ऊंचा है। ये इसकी हाइट दे रखी है सी लेवल से, ठीक है। अब बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45 डिग्री। अब जो लाइट हाउस का काम होता है ना बच्चों, वो ये काम होता है कि जब लाइट हाउस यहाँ पे बने हुए होते हैं तो वो यहाँ से शिप्स पे निगरानी रखते हैं, जो पानी में चल रही शिप्स होती हैं। जैसे एक शिप यहाँ, एक शिप यहाँ, फिर और एक शिप यहाँ, तो उस पर लाइट हाउस निगरानी करने के लिए बने हुए होते हैं। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर 2 शिप हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई एक शिप जो ये C पॉइंट पे है, एक शिप यहाँ पर ये D पॉइंट पे है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। इसी लाइट हाउस के अगर मैं इस वाली साइड पे ही ले लूँ तो एक शिप ये मेरी यहाँ पर है और एक शिप मेरी यहाँ पर है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ये जो हमारी पहली वाली शिप है इसका 45 डिग्री है और जो दूसरी वाली शिप है इसका 30 डिग्री है। तो अब मुझे पूछ रहा है कि ये जो CD डिस्टेंस है ये x, यानी कि ये CD एक शिप और दूसरी शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब धीरे से समझना कि क्या मुझे निकालना है और कैसे कैसे मैं ट्राइंगलों को लूँगा, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि इस पहले वाले ट्राइंगल की मैं बात करूँगा। ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूँगा, ट्राइंगल ABC की, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, देखो अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC वाले ट्राइंगल में मैं tan के लिए लगाऊंगा, tan के लिए अप्रोच करूंगा क्योंकि मुझे बेस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AB बाय BC, और AB बाय BC मेरा बराबर होगा tan 45 के। किसके? tan 45 के। तुम बोलोगे सर tan 45 के बराबर क्यों होगा? तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बताया था पहले भी कि ये जो चीज़ है ये हमारा Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z बन रहा है, ठीक है। और Z जब बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल तो यहाँ पे होगा। तो ऊपर अगर वो हमारा 45 डिग्री का एंगल है तो नीचे भी हमारा यहाँ पर ये क्या है? 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अब सेम चीज़ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी एक हमारा Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z बन रहा है। तो जहाँ भी Z बनता है तो उसके हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है? ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर मुझे AB अपॉन में BC, तो AB अपॉन BC को अगर मैं पुट करूँ तो AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 75 दे रखी है, और BC की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो BC को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मेरा जो BC है उसकी भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 75 मीटर। BC की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास?
75 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूँ जो मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है इसमें, बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला है, ABD वाला, ये वाला ट्रायंगल मेरा बड़ा वाला है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को जब मैं लूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि इन ट्रायंगल ABD वाले ट्रायंगल में जो मेरा AB है अपॉन में BD है वो बराबर है tan 30 के। किसके बराबर है, tan 30 डिग्री के। ठीक है, तो AB मेरे पास 75 है, BD मुझे नहीं पता है, BD मुझे कैलकुलेट करना है, और जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास BD निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है, तो देखो मैं ना क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि भाई एक शिप ये रही और एक शिप ये रही, इन दोनों के बीच का मुझे दूरी बता दो कि कितनी दूरी है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया, मैंने बोला कि मेरे भाई ये ABD एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है, इससे तुम क्या करो, इस पूरे BD की लेंथ निकाल लो, ठीक है, अपना रेशियो लगा के, और फिर तुम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो ABC, और इससे तुम क्या करो, इससे तुम इस छोटे वाले की लेंथ निकाल लो, और फिर क्या करोगे, जब तुम्हारी ये पूरी लेंथ निकल गई और ये लेंथ निकल गई और इस वाली में से इसको माइनस कर दो तो हमारी ये x निकल के आ जाएगी। इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल है, समझ पा रहे हो। देखो इस चीज़ को गौर से कि आप कितने आसानी से मैथ्स को सीख सकते हो और कितने आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो अगर स्टेप वाइज अगर आप दिमाग लगाओ तो। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब मुझे निकालना है CD को। तो CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, वो कैसे आएगा, वो मेरे पास CD है। तो CD को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, BD माइनस BC करूँगा। तो BD मेरे पास कितना है, BD मेरे पास 75√3 है, और माइनस जो BC है वो मेरे पास 75 है। तो यहाँ से अगर मैं 75 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी हो जाएगी दोनों शिप्स के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है और वो क्या देख रही है कि यहाँ पर ऊपर एक बैलून हवा की इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये लड़की देखती है, बोल रहा है कि लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अब यहाँ से जो है वो लड़की वो 88.2 मीटर पे इस बैलून को देख रही है, यानी कि यहाँ से जो इस बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में वो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहा है शुरुआत में जब वो बैलून यहाँ पे था, मान लो A पोजीशन पे, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। फिर जब वो B पोजीशन पे चला गया तो यहाँ पे जाने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कह रहा है कि इस बैलून ने इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया है इसने, वही तो क्वेश्चन है। कैसे वही क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैं देखो वही चीज़ पीछे ही वही कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को निकालूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। सेम चीज़ वही रिपीट करनी है। तो ध्यान से एक चीज़ देखते जाओ, मगर इसमें एक तुम्हें इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि जो लड़की है वो खुद 1.2 मीटर टॉल है। कितनी, 1.2 मीटर, यानी कि ये वाली जो हाइट है ये 1.2 मीटर है। ठीक है, यानी कि ये वाली हाइट क्या है, 1.2 मीटर है। ठीक है, तो और ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट 88.2 है, और इतनी सिर्फ हाइट कितनी है, 1.2 है। तो एक्चुअल हाइट तो बलून की ये है ना, क्योंकि वो लड़की यहीं से तो ऊपर देख रही है बलून को, तो जो एक्चुअल हाइट है वो ये है। तो एक्चुअल हाइट सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लिखनी होगी, जो एक्चुअल हाइट उसकी गर्ल की होगी अबव द, मतलब उसके हेड से ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाइट ऑफ बैलून अबव द गर्ल। बैलून अबव द गर्ल, लड़की के ऊपर जो बैलून की हाइट है वो कितनी है। तो देखो 88.2 मीटर तो उसकी ज़मीन से हाइट थी, और लड़की खुद 1.2 मीटर की है,
तो अब जो इसकी माइनस जब हम हाइट कर देंगे तो ये आएगी निकल के 87 मीटर। तो अब जो मेरे को जो भी बात करनी है ना वो इस 87 मीटर को लेके करनी है, यानी कि ये जो चीज़ है इसको लेके करनी है। तो ये डिस्टेंस तो ये पूरे का है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 87 मीटर है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ चीज़ें कि भाई जो ये है वो ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब इन चीज़ों को लेके मैं अपनी चीज़ों को सॉल्व करूँगा और इसको हम बोल देते हैं कि ये ई है, ठीक है। अब मेरे पास चीज़ें आ चुकी है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो वही चीज़ लगानी है, मैंने जो बताया था, क्या बताया था कि पहले इसको निकालेंगे, फिर इस पूरे को निकालेंगे और इसको फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। करो, कैसे करेंगे देखो। हम क्या करेंगे, पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल ECD वाले ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे तो मैं रेशियो कैलकुलेट करूँगा, EC अपॉन में DC। EC अपॉन में DC मेरे पास कितना है 1060, ठीक है। EC मेरे पास 87 मीटर है, DC मुझे नहीं पता और 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो DC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 87 अपॉन में √3 मीटर, ठीक। ये मेरे पास आ गई DC की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे चिंता मत करना, ये जो सारे नोट्स हैं ना ये तुमको मैं इसी जो वीडियो है यूट्यूब की इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से तुम गूगल ड्राइव से इसको PDF को उठा लेना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा वाला ट्राइंगल लेता हूँ। दूसरे वाला ट्राइंगल में क्या होगा, दूसरा वाला ट्राइंगल मुझे ये कह रहा है कि दूसरा ट्राइंगल देखना मैं जा रहा है ध्यान से, मैं क्या दूसरा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इधर दूसरा वाला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABD वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ABD वाला ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा, AB अपॉन में BD, ये बराबर हो जाएगा मेरा 1030 के। किसके बराबर हो जाएगा 1030 के। AB मेरे पास 87 है, BD मुझे नहीं पता, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो BD है वो क्या आ जाएगा निकल के, वो BD निकल के मेरे पास आ जाएगा 87√3 मीटर। तो ये मेरी हो गई BD की वैल्यू। और अब मुझे जब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो डिस्टेंस बोलूँगा कि मैं डिस्टेंस बिटवीन द बोथ, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, शिप्स के बीच का डिस्टेंस BC है। तो BC कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BC कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि भैया BD में से DC को माइनस करना पड़ेगा। तो BD मेरे पास कितना है 87√3 माइनस DC मेरे पास कितना है 87 अपॉन में √3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मैं अपनी कुछ चीज़ें हैं उनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 87 और यहाँ से 87 को अगर बाहर निकाल लिया तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87, ये तो बाहर ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास √3, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 3 - 1। फिर अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 87 × 2 3 - 1 और ये हो जाएगा √3। और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16, 1 17 √3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज़ कर दूँगा। क्या कर दूँगा, रेशनलाइज़ कर दूँगा। जब मैं इसको रेशनलाइज़ कर दूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा निकल के, ये है 174 अपॉन में √3। मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो √3 अपॉन में √3, तो ऊपर आ जाएगा 174 √3 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3। और जब मैं इसको 3 से काटूँगा तो ये हो जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हाईवे है और ये एक टावर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टावर है और इस तरफ हाईवे, मतलब इस डी से बी की तरफ है, ठीक है, और ये एक टावर है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ए, ठीक है, ये ए बी जो है एक टावर है, ठीक है। अब कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे फुट ऑफ टावर की तरफ है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 विच इज़ अप्रोचिंग टू फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर जो डी पॉइंट पे गाड़ी होगी उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो गाड़ी चल रही है। तो चलने के बाद क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर बाद वो आगे आ जाएगी, ठीक है। कह रहा है 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का हो जाता है। कह रहा है समय बताओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए उस कार को कितना टाइम लगा ये बताना है। क्या बताना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, ठीक है, ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरे को वही चीज़ें करनी है, ट्रायंगल लेना है कुछ, तो सीधी सी बात है, इसमें भी क्या करूँगा भाई, मैं इसमें क्या करूँगा, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लूँ, ये छोटा वाला ट्रायंगल लूँगा, फिर दूसरी बार क्या करूँगा, दूसरी बार बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया इन ट्रायंगल ए बी सी वाला ट्रायंगल को हम देखेंगे। तो ए बी सी वाले ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो इसको बोलेंगे ए बी अपॉन में बी सी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, वही मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ वो चीज़ को ध्यान रखना कि भाई ये यहाँ पे एक z बन रहा है। क्या बन रहा है? z। तो यहाँ पर z बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा वही तो ये वाला एंगल होगा मेरे लाल, और यहाँ पर जो z बन रहा है ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ सॉरी यहाँ ये वाला एंगल जो होगा हमारा वही तो ये वाला एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वही तो ये वाला एंगल होगा जो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को पहले मेंशन कर लेता हूँ कि भाई ये तो 60 डिग्री है और ये जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ कि भाई ये tan 60 है। तो ए बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर नहीं पता, तो ए बी को मैं ए बी ही लिखूँगा, बी सी को भी बी सी लिखूँगा, और यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ए बी को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई ए बी जो होता है वो √3 बी सी हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा? √3 बी सी। ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूँ। तो दूसरा वाला ट्रायंगल मेरे पास क्या है? बड़ा वाला ट्रायंगल। तो दूसरा वाला ट्रायंगल मेरे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो मैं बोलूँगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में मैं ये बोलूँगा कि ए बी अपॉन में बी डी ये बराबर है tan 30 के, ठीक है। ए बी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और बी डी को भी ऐसे रहने देता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता है। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है जो होती है 1/√3। तो ए बी यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ जाएगा बी डी अपॉन में √3, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई ए बी की, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल करूँगा। क्यों कर रहे हो सर? कैसे आपको पता लगा कि इक्वल करना है? तो बेटा ध्यान से एक चीज़ देखो मेरे लाल कि ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, दोनों ए बी ही तो हैं। तो दोनों ए बी ओ को मैं आपस में बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ भाई, बिल्कुल रख सकता हूँ, 100%। कोई रखने से मुझे रोक नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर बराबर रखता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर बराबर रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? √3 बी सी, और ये हो जाएगा बी डी अपॉन √3, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जब √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 बी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इधर बचेगा बी डी। क्या बचेगा? बी डी। अब ध्यान से देखो, मैं बी डी को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? बी डी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब मैं आगे चलूँगा। अब बी सी जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बी सी, और इधर बचेगा सी डी। और बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी को मैं लिख सकता हूँ सी डी अपॉन में 2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब आप बोलोगे सर ये तो कर दिया, आंसर कहाँ है? सर आंसर कहाँ है? कुछ निकालो ना, 7√3 + 1 समथिंग कुछ निकालो ना, आंसर कहाँ गया? ये क्या निकाल के बैठे हो? बी सी इज इक्वल्स टू सी डी बाई 2। तो मेरे लाल
ध्यान से क्वेश्चंस को समझो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअली भी आते हैं मेरे लाल। तो वो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं उस चीज़ को ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है कि मुझे बताना है कि टाइम कितना लग गया कार को, ठीक है। तो टाइम पूछा यहाँ पे आपसे, तो मीटर में तो आप निकाल ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो टाइम जो है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिफॉर्म स्पीड दी है। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि स्पीड यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, ये चीज़ चेंज नहीं हो रही। जब ये चीज़ ही चेंज नहीं हो रही तो मैं सीधा नहीं बोल दूंगा कि डिस्टेंस बराबर हो गया टाइम के, यानी कि जितना डिस्टेंस चलेगा उतना ही टाइम चलेगा, यानी कि जितने समय में कोई दूरी चलेगा वो उतने समय में उतने ही टाइम में वही दूरी चलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। भाई अगर कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 1 घंटे बाद 4 घंटे बाद भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं। जितना वो हर घंटे ही वो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर ही तो चल रहा है, हर घंटे वो 20 किलोमीटर चल रहा है। तो ये चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती कि स्पीड क्या है। स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म, सॉरी कांस्टेंट बोल दिया मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, एक ही स्पीड है। क्या है, एक ही स्पीड है। तो बस अब अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस यहाँ पर टाइम के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से ये रिलेशन क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि BC जो है वो CD का आधा है। तो BC जो है वो इस पूरे CD का, इस पूरे CD का आधा है। किसका, CD का आधा है। तो CD के आधे होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर उसे 6 सेकंड लगा है मेरे लाल, तो यहाँ से यहाँ आने में उसे 3 ही सेकंड लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टाइम के, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक लाइन लिख दूंगा, और वो लाइन क्या लिख दूंगा, वो लाइन ये लिख दूंगा कि सो BC is half of CD, then क्या, time taken to cover BC is also half of CD। क्यों, because स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल दूँगा कि जो टाइम लगेगा उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू 6/2, आधा टाइम लगेगा, यानी कि 3 सेकेंड। तो ये मेरा 3 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। कंसेप्चुअली अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको बताओ कि किस लेवल पे बढ़िया तरीके की पढ़ाई चल रही है, और CBSE का पूरा मैं यहाँ पर चीज़ें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मौज करो, पढ़ाई करो अच्छे से, एंड थैंक यू वेरी मच।